वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़। ठीक है, PYQ सीरीज़ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी टीम के द्वारा LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए कोर्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं उनको। आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है 8193122129। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी उनसे संबंधित जुटा सकते हो। बाकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। इनमें जो सही हो जाएगा विकल्प डी। जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी। ठीक है, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपको बघेली किसकी बोली है, तो ये आपकी यहाँ पर आएगी पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो जो दूसरे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 343 से लेकर 351 तक। अगला प्रश्न पूछा गया है 3, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में हो जाएगा, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 4, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प हो जाएगा बी, घ। जो घ है ये सघोष महाप्राण ध्वनि हो जाएगा। सघोष से तात्पर्य होता है वो ध्वनियाँ जो महाप्राण व्यंजन और घोष को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाए उन्हें सघोष कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए यहाँ पर PYQ क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ उपलब्ध करवा दी गई है। अर्थात अगर आप LT कमीशन PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके 5 ईयर्स के पहले के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसी तरह से देखिए, UGC नेट हिंदी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनके प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। इससे ये लाभ होता है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका पहले का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। उसी के आधार पर आप परीक्षा को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर संपर्क करके इनकी जानकारी ले सकते हैं। LT कमीशन के 5 ईयर के पहले के प्रश्न पत्र आपको उत्तर सहित मिल जाएंगे और PGT हिंदी के भी 5 वर्षों के पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। UGC नेट हिंदी के भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिएगा 5, निम्नलिखित में से कौन सा पशिच स्वर है? तो जो पशिच स्वर यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ, विकल्प ए। फिर देखिएगा यहाँ पर पशिच से तात्पर्य है जीवा का जो पशिच स्वर होता है। आ जब हम उच्चारण करते हैं तो कहाँ पीछे जा रहा है थोड़ा, तो इसको हम पशिच कहते हैं। ठीक है ना। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अगर स्वर कौन कौन से हैं, तो अगर में आपका अ आएगा, आ। अगला प्रश्न 6 है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा गया था गारसा दत्तासी नहीं यहाँ पर आएगा। हिंदी में हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास लिखा गया था शिवसिंह सेंगर के द्वारा, हिंदी में ही। जो गारसा दत्तासी थे इनके द्वारा तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ पर ऐसी बात तो नहीं की गई है, बात ये की गई है कि हिंदी में ही, तो हिंदी में ही की थी शिवसिंह सेंगर के द्वारा। परंतु अगर फ्रेंच या किसी भी भाषा में पूछा जाता तो गारसा दत्तासी आ जाते, इनके द्वारा फ्रेंच में की गई थी।
और देखिए यहाँ पर नाम आता है ग्रियर्सन का। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रकाशन वर्ष इसका 1888 हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर का हो जाएगा शिव सिंह सरोज, समय इसका 1883 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हो जाएगी, डी सही विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। राम कुमार वर्मा का हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, समय इसका 1938 हो जाएगा। और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है इनका हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में है, एक 1959 में आता है, दूसरा 1960 में। एक और पुस्तक इनकी मानी जाती है 92 विमर्श, इसका समय 1944 हो जाएगा। तो इस तरह के तथ्य भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। तो जो 8वें का सही विकल्प हो जाएगा सूरदास। जो सूरदास है ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी के साथ जो अष्टछाप की और कवि माने जाते हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। अगला प्रश्न देखिएगा 9, इसमें क्या पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आनंद कादम्बिनी के संपादक थे चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। ठीक है। इसी के साथ देखिएगा कई बार ये भी तथ्य पूछा जाता है, जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी ये कहाँ से निकलती थी। ये मिर्ज़ापुर से निकलती थी, मासिक पत्रिका थी, प्रकाशन वर्ष 1881 था। ठीक है। थोड़ी सी और बता देता हूँ यहाँ पर, भारतेंदु की अगर जो पूछी जाती है आपसे, भारतेंदु की थी कवि वचन सुधा, समय 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन, समय 1873, बाला बोधनी, समय 1874। और ये कवि वचन सुधा तो काशी से निकलती थी, बाकी दोनों इनकी बनारस से निकलती थी। ठीक है। फिर अगर नाम आता है शिव प्रसाद सितारे हिंद का, तो इनके द्वारा बनारस अखबार को 1845 ईस्वी में बनारस से ही निकाला गया था और ये साप्ताहिक पत्र था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का आता है, तो इनके द्वारा 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का जो भार था ये संभाला गया था। और जो सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी, इलाहाबाद से, और ये मासिक पत्रिका थी। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो जो सप्तक परंपरा का कवि नहीं माना जाता, तो इसमें श्रीकांत वर्मा आएंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि सप्तक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तार सप्तक के अंतर्गत। पहले तो ध्यान रखिएगा तार सप्तक का समय था 1943। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। और जो दूसरा तार सप्तक है इसका समय था 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 और जो चौथा तार सप्तक था 1979। ये चारों तार सप्तकों का समय मैंने यहाँ पर दे दिया, और जो प्रथम तार सप्तक में कवि थे उनका नाम भी आपको बता दिया। इसके पश्चात अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि जो भाग्यवती के लेखक कौन थे। पहले तो ध्यान रखिए जो भाग्यवती था ये आपका उपन्यास था, इसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। कौन थे इसके उपन्यासकार, श्रद्धाराम फिलौरी। सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा जो परीक्षा गुरु है, समय इसका 1882 है, इसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं भविष्य में। अगला प्रश्न है 12, अंधा युग किसकी रचना है। तो जो अंधा युग हो जाएगा धर्मवीर भारती की रचना, यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। पूछी जाएगी अगर विधा तो कौन सी विधा होगी इसकी, नाटक विधा की रचना है। समय क्या हो जाएगा इसका 1955 इसका समय हो जाएगा। फिर देखिएगा विकल्प में आपके समक्ष यहाँ पर आते हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता की
नाटक है एक, क्या नाम है नरेश मेहता के नाटक का? खंडित यात्राएं। इसी तरह से मोहन राकेश, ये भी काफ़ी जाना माना नाम है, इनका हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले ज़मीन, ये इनका अधूरा नाटक माना जाता है। दुष्यंत कुमार, इनका कौन सा नाटक होगा? एक कंठ बिशपाई, समय इसका 1963 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 13, कुटज के लेखक कौन हैं? तो जो कुटज के लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, यह भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल की एक दो रचनाएं देखते हैं, चिंतामणि भाग 1 1939। इसी तरह से कुबेर नाथ राय का नाम भी आता है, तो इनकी होगी प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन इत्यादि। फिर विद्यानिवास मिश्र आते हैं, इनके जो रचनाएं होंगी चितवन की छा, हल्दी दूब, राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस प्रकार की इनकी रचना है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, एनटी नेट के सिलेबस में लगी हुई है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रचनाकार अमर क्या है निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत जी की है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, जिंदगी और जोंक, ये इनकी रचना मानी जाती है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पर आप पेन का यूज़ कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर 14 प्रश्न था, इसका जो सही विकल्प हो जाना था, तो ये हो जाना था आपका यहाँ पर जिंदगी और जोंक, ये अमरकांत जी की रचना मानी जाती है। थोड़ा से पेन को मोटा कर देते हैं तब ठीक रहता है। विकल्प बी ये यहाँ पर सही हो जाएगा। कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, फिर से हम इसका रेड ले आते हैं, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर देखिएगा इसका समय पूछा जाएगा जिंदगी और जोंक का, तो ये 1958 हो जाएगा, 1958। और अमृतसर आ गया किसकी रचना हो जाएगी? विषम सहानी की रचना हो जाएगी, अमृतसर आ गया। टूटना किसकी रचना है? टूटना निर्मल वर्मा की रचना है, निर्मल वर्मा नहीं राजेंद्र यादव की, 1966 इसका समय हो जाएगा। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना हो जाएगी, 1960 इसका समय हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 15, पहल का संपादन किसके द्वारा किया गया था? पहल जो पत्रिका है, तो इसका जो संपादन किया गया था ज्ञान रंजन जी के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाएगा कहाँ से किया गया था, तो ये जयपुर से, जयपुर से। कब किया गया था आखिरकार? 1960 में। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कैसी पत्रिका थी ये, तो ये त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ पर देखिएगा बाकी के विकल्प हैं, इन्हें भी तो डिस्कस कर लेते हैं, तभी तो मज़ा आता है। यहाँ पर राजेंद्र यादव है, इनकी पत्रिका का नाम होगा हंस, इनके द्वारा इसका पुनर्प्रकाशन किया गया था। कब? 1986 में। कहाँ से? दिल्ली से, और ये मासिक पत्रिका थी। अगला जो नाम यहाँ पर आता है रविंद्र कालिया का, इनकी जो पत्रिका का नाम था नया ज्ञानोदय, समय क्या था इसका प्रकाशन का? 2002। कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। अगला नाम यहाँ पर आता है विश्वनाथ तिवारी का, इनके द्वारा दस्तावेज नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। कहाँ से? गोरखपुर से। कैसी पत्रिका थी? मासिक। समय क्या था? 1978। तो इस तथ्य का भी ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? तो जो ध्वन्यालोक कृति हो जाएगी ये आपकी आनंद बर्धन जी की हो जाएगी। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। देखिएगा ध्वन्यालोक से ये जो यहाँ पर ये प्रश्न है, इससे ये प्रश्न बनता है कि जो आनंद बर्धन का है इनका समय क्या माना जाता है? 19वीं नहीं 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध।
बाकी यहाँ पर नाम आता है अभिनव गुप्त का। इनके द्वारा तंत्रालोक का संपादन किया गया था। समय इनका 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। फिर मम्मट का नाम आता है। मम्मट का समय हो जाएगा 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और काव्य प्रकाशन की रचना मानी जाती है। फिर नाम आता है राजशेखर का। इनके द्वारा 12वीं शताब्दी में काव्य मीमांसा नामक रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार रूप गोस्वामी थे। इनका जो रचना काल माना जाता है 15 से लेकर 16वीं शताब्दी। फिर बाकी नाम देखिएगा, फिर से यहाँ पर नाम आता है अभिनव गुप्त का। बताया था तंत्रालोक इनकी रचना हो जाएगी। फिर नाम आता है राजशेखर का। राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा हो जाएगी। और मम्मट की रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है 18, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। लंबी जाएगी वीडियो, कोई बात नहीं, लंबी खींच लेंगे इसको। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अभिनव गुप्त। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। जो अभिनव गुप्त थे, इनका कौन सा संप्रदाय माना जाता है या दर्शन माना जाता है? शैव दर्शन। शंकु खाते हैं, इनका कौन सा होगा? अनुमितिवाद और न्याय दर्शन इनका हो जाएगा। फिर भट्टलोलट आते हैं, इनका कौन सा हो जाएगा? उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद और दर्शन मीमांसा हो जाएगा इनका। आनंदवर्धन आते हैं, इनका ध्वनि संप्रदाय था। फिर आगे देखिएगा 19, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रोचे। सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगर ये प्रश्न बने आपसे कि संप्रेषण एवं मूल्य सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? आइए रिचर्ड्स के द्वारा। अगर ये प्रश्न बने उदात्तवाद का प्रवर्तन किसने किया? लोंजाइनस ने। अगर ये प्रश्न बने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इलियट के द्वारा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया है, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसके द्वारा दिया गया था? अभी ऊपर मैंने ये बताया था उदात्तवाद के बारे में, तो यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया होगा। तो ये दिया था लोंजाइनस के द्वारा। डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है अभी ये कि जो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो जो सही अनुक्रम होगा विकल्प ए ही हो जाएगा। सबसे पहले पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर सबसे अंत में हिंदी। समय की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर पाली का समय क्या था? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। 1 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ठीक है। फिर जो प्राकृत का होगा 1 से 500 ईस्वी तक। 500 ईस्वी तक। इसी प्रकार से आगे चलता है। अपभ्रंश का हो जाएगा 500 से 1000 ईस्वी और हिंदी का 1000 से अब तक, ठीक है। तो ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा 22, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात सबसे पहले नाम आता है नागरिक प्रचारणी सभा का। समय क्या था इसका? 1893। फिर नाम आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। समय इसका 1910 का हो जाएगा। फिर दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। समय 1927 हो जाएगा। सबसे अंत में यहाँ पर आएगा नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। समय 1936।
फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर आएगा 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो जो 23 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले नाम आता है मिश्र बंधुओं का। इनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद को 1913 में प्रकाशित किया गया था। फिर नाम आएगा रामचंद्र शुक्ल का। इनके द्वारा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास पब्लिश किया गया था। इसके पश्चात नाम आता है रामकुमार वर्मा का। इनके द्वारा 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात जो नाम आएगा यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इनके द्वारा 1986 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया गया था। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 24। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर आएगा तो ये आएगा आपका विकल्प सी। कैसे, जो कविवचन सुधा है ये किसकी हो जाएगी, भारतेंदु की हो जाएगी। समय इसका हो जाएगा 1868। फिर जो सुधा पत्रिका है, विकल्प कविवचन सुधा, हाँ। फिर सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती का क्या हो जाएगा 1900 समय हो जाएगा। चिंतामणि घोष इसके प्रथम संपादकों में माने जाते हैं। फिर जो अगला नाम यहाँ पर हंस पत्रिका का हो जाएगा 1930 इसका समय माना जाएगा। प्रकाशित के प्रेमचंद जी हो जाएंगे। और सबसे अंत में नाम आएगा धर्मयुग का। इसके प्रकाशक थे धर्मवीर भारती